अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गालबन पूरी दुनिया में आप मुताला कर लें, विज़िट कर लें, दुनिया ने अपने मसाइल को हल कर लिए हैं। कुछ हल करने के लिए बाकायदा तौर पर कोशिशें जारी हैं और एक सिविल माशरों की तश्कील जो है वो पाती जा रही है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, लोगों के हकूक़ हों, तरक्की हो, IT हो, आप हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में कौन कौन सी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और ये जो इलेक्शन अवामी नुमाइंदगी है, ये सिर्फ पाकिस्तान का एक गालबन सबसे अहम मसला रह गया है जहाँ किसी को चैन नहीं आ रहा। कल इमरान खान साहब की पार्टी जो PTI को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के मुताबिक खुसूसी जो नशिस्तें हैं उनके लिए जो अहकामात आए, आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी और जो मुतासरीन उनको कह सकते हैं को कितने गुस्से में है और उन्होंने कोई भी अदब अदा मलहूज़ ख़ातर नहीं रख रहे। और बहरहाल फ़ैसलों पर इख्तलाफ तो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी शाइस्तगी बड़ी ज़रूरी है। आज भी आपने देखा कि PTI अगर कह सकते हैं कि एक कल अच्छा फ़ैसला आया है, तो बुशरा बीबी को जैसे ही एक ऐसे केस में यानी बरी किया गया PTI चेयरमैन के, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के माशरे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इद्दत केस को आप कह सकते हैं कि मुस्लिम दुनिया का वाहिद केस है, और जब से सुना यही है कि जब से इस्लाम आया ये पहला केस इस किस्म का है जहाँ इस तरह डिस्कस किया जा रहा है कि घरों में बैठी हुई माएँ, बहनें, बेटियाँ शर्म से यानी उनको मुँह छुपाती हैं कि अब कौन सा डाटा, कौन सा नैब और कौन सा ये नहीं ये नादरा टाइप डिपार्टमेंट को ये बताना पड़ेगा ताकि मुकम्मल रिकॉर्ड रख सकें कि किसको किस तारीख को कौन से दिन जो है वो इस किस्म की औरतों के बेचारियों के होते हैं। बहरहाल उसमें डिस्कशन हुई, ना कोई दरख्वास्त देने वालों को शर्म हया, ना को वहाँ उसको डिस्कस करने वालों को भी मैं समझता हूँ। दूसरा हम देखेंगे कि इसके बाद क्या जो खुश फहमियाँ हैं उनके रास्ते तो दराज हैं, ख्वाहिशें हैं कि मिलती भी हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें अभी बहुत ज़्यादा इफ़ एंड बट आएंगे। और क्या ये सीटें मिल जाएंगी, क्या इतना ही आसान है? रिव्यू में आप मौलाना फजल रहमान साहब का बयान पढ़ा, उन्होंने PTI के साथ इज़हारे हमदर्दी और यगानगत भी की, लेकिन उन्होंने कहा जी लेकिन अगर कोई ज़ाती तौर पर जाता है तो अदालत में जा सकता है, रिव्यू में हमारी पार्टी नहीं जाएगी। मसला यह है कि पार्टी उस खुसूसी सीटों के लिए टिकट दे सकती है और बड़े लाडलों को, लेकिन वो अगर उनके मर्ज़ी के मुताबिक चले जाएँ तो उनको एतराज़ भी कोई नहीं। तो हमारे साथ मंजर हियाज साहब मौजूद हैं, बड़े नज़र रखते हैं हालात के ऊपर, और गुलाम अदहर साहब हैं, और फिर कराची से अयूबी साहब हैं। वेलकम टू द शो। राव साहब, आगाज़ आपसे करते हैं कि कहते हैं किसानों के पल चैन ना आए, ये कौन सा यानी लीडरशिप है पाकिस्तान को किसी सुकून की कोई घड़ी मुयस्सर नहीं आ रही? बहुत शुक्रिया इकबाल शाहिद साहब। सबसे पहले तो आप एक सिविलाइज्ड मुल्क से वापस आए हैं, 3-4 हफ्ते गुजार के लाजमी बात है आपको एकदम फिर दोबारा ट्रांसकल्चरल शॉक लगा होगा। सर मैं आपसे सादा सी गुजारिशात करूंगा, क्योंकि मामले ना कोई पेचीदा हैं, ना कोई ऐसे मामले हैं जो दुनिया ने हल ना किए हों, और ना ही कोई ऐसी चीज है जो कि हमारे लिए अजनबी सी जी। पहली बात है कि हमारा टोटल निज़ाम जो है, मैं निज़ाम की बात कर रहा हूँ जिसमें जुडिशरी भी है, जिसमें एग्जीक्यूटिव भी है, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी है, जिसमें और इदारे भी, ठीक है, इनकी बुनियाद बदनीयती पे है। ठीक है, ये लफ्ज जो है मैं बड़ा सोच समझ के इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसे नरम लफ्ज मेरा ख्याल है कोई नहीं। हाँ, मतलब मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे अब ना मेरे पास कोई एविडेंस है कि पाकिस्तान का आईन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो एग्जिस्ट करता है फंक्शनल फॉर्म में। मेरे पास तो कोई एविडेंस मेरे पास ये भी एविडेंस नहीं है कि रियासती इदारे जिनका हल्फ होता है और वो कहते हैं कि जो हमने सियासत में हिस्सा नहीं देना, वो एक्चुअली सियासत में हिस्सा नहीं दे रहे, वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो अब खुद सियासत कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा लगा। तो सूरत हाल जो है हमारे सामने है, बच्चे बच्चे को पता है। सोशल मीडिया पे आप VPN लगा के ट्विटर में हर चीज देख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं।
मैं हल की तरफ आता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं करना चाहता क्योंकि बातें तो बहुत ज़्यादा हैं। कल मैं शोरश काश्मीरी की किताब पढ़ रहा था, मौत से वापसी, जो उन्होंने 60s में लिखी थी। आप यकीन करें, मैंने कॉलम में लिखा है आज कि 60s में जो आम आदमी की राय की नाकदरी का हिसाब किताब था, वो बिल्कुल आज भी वही है। यानी कोई फर्क नहीं आया। उस वक्त मूसा खान, अमीर मोहम्मद खान और अयूब खान थे। इस वक्त कोई और किरदार हमारे सामने आए हुए। खैर, इसको कतई नजर करके देखिए, तरक्की तो नामुमकिन है अब पाकिस्तान में। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आप मेरे कॉलम में, मैं कॉलम भी लिख चुका हूँ इसके ऊपर। तरक्की तो पॉसिबल नहीं है। जो जिस तरह हम मुल्क चला रहे हैं, या जिस तरह हम चलाना चाहते हैं, या जिस तरह के डिजायर्ड रिजल्ट अहमकाना तरीके से हम लेना चाहते हैं, उसमें सर मुल्क की किसी किस्म की समाजी, मुआशी और सियासी तरक्की नहीं हो सकती। अच्छा, ये बात तो दुरुस्त है क्योंकि हालात यही हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि आप रोशनी की तरफ देखें, किसी वक्त कोई भी वाक़या रोनमा हो सकता है और कुछ ठंडी हवा चल सकती है। आप ये बताइए, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, इस पर ज़रा हम थोड़ी बात कर लेते हैं। वो जिस तरह वो कहते हैं कि सिंगल लार्जर पार्टी PTI की हो जाएगी और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी वो क्लेम तो ये कर रही है कुछ लोग कि 5 जज साहबान ने इसके खिलाफ फैसला दिया है, लेकिन उन्होंने पोर्शन वाइज गालबन फैसला दिया है। इस पर तो राय ज़्यादा है, 11 गालबन जज साहबान की इसी तरह ही है कि सीटें सुन्नी इत्तेहाद को अगर नहीं देनी तो इनको दी जाएँ। तो अब मिलेंगी भी कि नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर तो ये हालात हमारे सामने हैं, रिव्यू पटिशन, तो फिर क्या होगा, कब तक वो चलेगी, उतनी देर तक फिर मुल्क का जो भी हाल होता रहे। देखिए सर, मैं एक बार शायद साहब मैं एक अर्ज करूँगा कि हमारे मुल्क में अगर आप ये समझते हैं कि एक अदालत एक फैसला देगी और उसके बाद वो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये हमारी शदीद तरीन गलतफहमी है। ऐसा ही किसी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसको डिले किया जाएगा। डिले करने के बहुत से तरीके हैं। एक तरीका तो बिल्कुल ही आसान है कि कुछ दिन के बाद रिव्यू कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर वो कामयाब नहीं होता, एक और भी उसके अंदर मसला बहुत बड़ा है, जो कि 8 जजेस ने खुद फरमाया है कि भाई इलेक्शन कमीशन को अगर कोई चीज समझनी है तो हमारे पास से आके नुक्ता वो ले ले और हमसे समझ ले। उसके अंदर भी 2-4 महीने गुजर सकते हैं। फिर बात ये है कि नहीं, पहले इतना कौन सा मसला था। मसलन मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि मैं गया था यानी लंदन, सिर्फ इलेक्शन जो हो रहे थे वहाँ, उसके लिए मैं कहा चलो थोड़ा सा देखते हैं कुछ दिन रह के। मैंने कहीं कोई फ्लैक्स, कहीं कोई छोटा सा स्टिकर, कहीं कोई जुलूस, कहीं कोई डाले, कहीं कोई कुछ नहीं देखा। 2 सेशन हुए, उसके बाद इलेक्शन वाले दिन भी मैं ढूंढता रहा कि क्या हो रहा है। एक पोलिंग स्टेशन पर गया जहाँ मेरी बेटी और दामाद ने वोट डालना था, तो ना बाहर कोई पोलिंग एजेंट था, ना प्रिजाइडिंग अफसर था, ना कोई चीज़ थी, ना रेंजर, ना कोई पुलिस थी, ना कोई फौज थी। अंदर गया और 2 बीबियाँ पहले खड़ी थी इंग्लिश, और हम गए और उन्होंने मुस्करा के, पता चला कि स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के वही टीचर जो ऑलरेडी में नौकरी करते हैं, उन्होंने 3 डब्बे रखे हुए हैं, वोट, कच्ची पेंसिल, स्टिकर है, और आज और रात को जो हार गया वह सामान उठा के घर चला गया। कोई चक्कर ही नहीं है सर। नहीं, देखिए, आप एक महज़ब मुल्क की बात कर रहे हैं। इकबाल शाहिद साहब, मैं माजरत से आपसे डिसएग्री करता हूँ कि आप हमें ख्वाब ना दिखाया करें। ठीक है, हमें ख्वाब देखने का हक है, लेकिन हमें इतने अच्छे ख्वाब ना दिखाएं। अच्छा, मैं तो ये अर्ज करूंगा कि यहाँ तो अब मेरे पास तो सर अब एविडेंस है, मैं लिखता हूँ। एविडेंस तो यहाँ तक है कि शाम को पोलिंग के बाद पोलिंग एजेंट्स को जूते मारे गए, रिटर्निंग अफसरों को पकड़ के ले गए, कोई बस में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई किधर ले गए, उनको बस जो करना कराना था कर लिया। किसी से साइन करवा दिए, जिसने साइन नहीं किए उसे बंद कर दिया गया। तो हमारे यहाँ, चलिए आप हमारे मुल्क को छोड़ दीजिए, हमारे साथ वाले मुल्क में इलेक्शन हुआ है, पता ही नहीं किसी को। ठीक है, किसी सर कोई पता ही किसी को नहीं है। चलिए इलेक्शन वहाँ भी बड़ा खतरनाक हुआ है, बीजेपी और कांग्रेस की बड़ा टाई बाई टाई हुआ है, बड़ा मुश्किल इलेक्शन था। लेकिन क्या आपने वहां सुना है किसी से कि जी इलेक्शन कमीशन जो है उसने
वोट गिनने के अंदर उसने या आरटीएस बैठ गया या कोई और चीज बैठ गई, अब तो पता ही नहीं क्या चीज बैठ गई है। साहब गुलाम अहमद हर साहब हमारे को माहिर कानून है, इनसे जरा बात करते हैं, प्लीज हमारे साथ रहिएगा। हर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त जो रेशो है सिंगल मेजॉरिटी पार्टी 116 जी पीटीआई को मिल जाएंगे कौमी असम्बली में, 108 जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की हैं, 68 फलां की हैं, 4-4 5-5 किसी की हैं और एक किसी की हैं, ये मिल मिला के सिंगल मेजॉरिटी पार्टी का तो रवायत रही है कि उसी हुकूमत बनाने का मौका दिया जाता है। तो क्योंकि ये चल रही है तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि हुकूमत इस फैसले को जिस तरीके से आपके सामने क्रिटिसाइज़ कर रही है या वो गुस्से में है, ये क्या देख रहे हैं कि क्या होगा? देखिए ये बड़ा तारीखी फैसला था और इसके बड़े दूरस्थ नतीजे जो हैं इस मुल्क पे पड़ेंगे और मैं समझता हूँ कि ये आइन और कानून की फतह हुई है और जमहूरियत और सियासत की फतह हुई है। ये किसी एक जमात की आप फतह इसको नहीं कह सकते, पीटीआई की फतह नहीं कह सकते, इसको आप जो है आइन और कानून की और जमहूरियत की फतह कह सकते हैं। अच्छा। और इस हवाले से मैंने आपके प्रोग्राम में भी काफ़ी दफ़ा ये कहा है कि आइन बड़ा वाज़ेह है, आइन का जो आर्टिकल 51 है वो बड़ा वाज़ेह है, वहाँ पे लफ्ज़ पॉलिटिकल पार्टी का इस्तेमाल हुआ है। तो ये अगर मैंने हमेशा ये कहा कि जब भी सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल पार्टी का जो लफ्ज़ हुआ है, जिक्र हुआ है, जो राव साहब फरमा रहे थे, अब आप बताइए कि ये साल पूरा गुजर गया, उसके दौरान चेयरमैन सेनेट भी बन गया, सदर मुमलकत भी बन गए और फिर ये है कि इतना ये साल तो वैसे ही पाकिस्तानी कौम का चला गया, इंस्टेबिलिटी रही, उसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आई, बेरोज़गारी फैल गई, महंगाई फैल गई। हुकूमत ने जो फैसले किए, क्या ये इसको इतना खुशफहमी से दरगुजर करें कि साल के बाद फैसले अगर आ भी जाएँ तो अभी भी क्या कि कोर्ट से ओनरशिप लेंगी कि फ़ैसला अनाउंस करके कि उसको बाकायदा मॉनिटरिंग, लोगों को गुस्सा लगता है मॉनिटरिंग जज होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता होना चाहिए कि ये फौरी तौर पर जो फैसला करना है करें ताकि लोगों की जान छूटे। देखिए उस हवाले से जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक पीरियड जो है, एक मुद्दत वो बना दी है, एक टाइम तय कर दिया है कि जो भी पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो जाके अपनी इलेक्शन कमीशन में जाके अंडरटेकिंग दें और जब ये कोई भी उम्मीदवार जो है अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है उस वक्त वो अपने एक हल्फिया बयान अपने साथ लगाता है जिसमें वो जो भी पार्टी के साथ जिसका उम्मीदवार हो वो उसमें वो लिखता है कि मेरा जो तल्लक है फलां पार्टी के साथ है। और आप इस अगर इलेक्शन में देखें तो ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार थे, तकरीबन 39 उम्मीदवार जो हैं जो मुंतखब हो गए, जो मेंबर हैं नेशनल असम्बली के, उन्होंने ये लिखा था कि हमारा तल्लक जो है, हमारी वाबस्तगी जो है वो पीटीआई के साथ है। तो वो तो बड़े क्लियर होगी सीटें पीटीआई की कि वो 39 जो उन्होंने लिखी थी। तो उस हवाले से जो है मैंने कई दफ़ा अर्ज किया कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी दुरुस्त तशरीह की है इसकी आइन की, और आइन में बड़ा वाज़ेह था कि पॉलिटिकल पार्टी तो वो इंटैक्ट थी पीटीआई बतौर पॉलिटिकल। मेरा सवाल यही है, अगर इंडक्ट थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी पता था और उनको ये भी पता है कि वो 39 ने तो लिख के दे दिया, जो हार्ड लाइनर थे, दूसरे बेचारे तो शायद अपने घरों में भी नहीं थे, तो उनके किसने कागज़ जमा कराए, जो जमा कराने गया उसको भी उठा लिया गया, जो सपोर्टर था, जो सेकेंडर था वो भी नहीं मिला, तो वो किसको लिख के देते? देखिए एक तो ये आईनी मामला था और दूसरा इसमें एक और जो इसमें पहलू वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसने इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड को भी मद्देनजर रखा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है उसका अगर आप सबका रिकॉर्ड देखें तो उसका हमेशा वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। उसने अपनी आईनी कानूनी हैसियत जो है वो खो चुका है और एक गैर जानिबदारी का मुजाहरा जो है वो नहीं कर सका। हमेशा इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी का मुजाहरा किया है और बतौर मोहरे के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और आज देख लें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना कोई इखलाकी आईनी हैसियत खो बैठा है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन जो है नहीं, क्या ये आला तरीन अदालतों का ये एक कदम और नहीं बनता जो तवक्को की जाती है कि जिस फैसले से इतना बड़ा नुकसान हो चुका हो, उन्होंने फैसला गलत तशरीह की हो, ये फैसला हुआ कि उन्होंने गलत तशरीह की है, गैर आईनी कदम उठाया, तो उनको पनिशमेंट कोई नहीं मिलनी।
बिल्कुल मिलनी चाहिए। और आज तक हमारे मुल्क में इसीलिए इदारे ठीक नहीं हो सके, उसकी वजह ये है कि जो भी जिम्मेदार होता है, चाहे ठीक, आते हैं आपकी तरफ। अयूबी साहब अस्सलाम वालेकुम। अयूबी साहब अस्सलाम वालेकुम। अयूब साहब, क्या हो गया इस वक्त हाफिज नईम साहब और आपका रुख तोपों का मियां नवाज साहब की तरफ हो गया है कि वो 70,000 वोट जैली लेके तो यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब, यही तो हालात है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इससे सब पूरा कच्चा चट्टा खोल दिया है भाई। अब कराची के अंदर, खुद लाहौर के अंदर, खुद पूरी फैमिली जो नवाज शरीफ साहब की है, उनके वोटों के तो लाले पड़ गए थे, किस तरीके से वो एडजस्ट किए गए हैं, भुगताए गए हैं। अब चीजें तो पंडोरा बॉक्स तो अब खुलेगा ना सर। अब आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये है कि जमात इस्लामी का ये पहला फेस नजर आया है इस किस्म का हार्ड लाइनर, और आपने ये डायरेक्टली मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को टारगेट किया है, और दूसरा MQM ने 1 लाख वोट लिया है, आप कह रहे हैं? जी हाँ, ये हकीकत तो यही है फॉर्म 45 में। अच्छा, यानी 2000, 1000, 2500 से ज्यादा इनको कहीं वोट पड़े नहीं है। लेकिन ये कि जब लॉटरी निकलती है, जब हाथ पैर जोड़े जाते हैं कि हमें इक़्तिदार दे दें, किसी तरह आपके मफादात का यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो इस तरीके से लॉटरी निकलती है। और यही हाल हर जगह हुआ है। सारी दुनिया जानती है कि PTI ने और जमात इस्लामी ने कराची के अंदर सीटें ली हैं। खुद पंजाब के अंदर अक्सरियत की पार्टी कोई और है, लेकिन ये कि चूंकि मामला कुछ और जगहों पे तय होते हैं और तय कर लिए गए थे, तो अब आपने देखा कि फॉर्म 43 की हुकूमत बनाई गई। नहीं, आपको तो गुस्सा पीपल पार्टी सिंध हुकूमत से भी है कि चूंकि मेयरशिप आपका वो हाईलाइट बनता था, उन्होंने वो PTI के बंदे भी ज़ाहिर है आपका इल्ज़ाम है कि उठा लिए। तो दूसरा ये बताइए कि मौलाना फजल रहमान की तरफ भी आपने जो उन्होंने आधा फैसला किया है और खैर से गाली का पैगाम भी PTI को भिजवाया, लेकिन तो उन्होंने अपना मुतालबा वहीं रखा है कि अब मेरे बंदे जाके अदालतों में रिव्यू कर सकते हैं, और आपने कहा या उधर रहें या उधर रहें, अब सबसे लड़ पड़े हैं। नहीं, सबसे लड़ने की और सबसे दोस्ती वाली बात नहीं है। जो हकीकत हाल है वो बयान की है कि इस फैसले ने सबकी कलई खोल दी है। अब ये देखिए ना कि किस तरीके से PDM का पार्ट 2 बन गया है ना ये। अब मौलाना साहब, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि उनको जब कोई सीट नहीं मिल रही थी तो जब कुछ और उनकी टोन थी, उसके बाद उनकी टोन बदलती चली गई। लेकिन खैर ये दूसरी बहस है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो फॉर्म 45 इस वक्त जो बहरान पैदा हो गया है, उस बहरान में फॉर्म 45 को निकाल लिया जाए, इसलिए कि वो तो एक डॉक्यूमेंट है ना जो तमाम नुमाइंदों के पास मौजूद है। उस बुनियाद के ऊपर आप इसको आगे बढ़ाए मामले को। और फॉर्म 47 की हकीकत तो खुल के सामने आ गई है कि किस तरीके से मखसूस नशिस्तों के ऊपर बंदरबाट की गई है। ये अपना तो ये बेहतरीन फैसला है। 1 मिनट हमारे साथ रहिएगा। राव साहब, आप सुन रहे थे? जी राव साहब, ये इस वक्त जो मैंने ओनरशिप की बात की है, पाकिस्तान में ज़्यादा आप खुद सिविल ब्यूरोक्रेसी के टॉप ब्रास में रहे हैं, फैसले आपको पता है कि हाई कोर्ट्स के हमारे टाइम में भी आते रहे और किसी ने पूछा ही नहीं, कई साल पड़े रहे, और सुप्रीम कोर्ट के भी आते रहे, इम्प्लीमेंट होते नहीं हैं। ये कि मैकेनिज्म में नुक्स है, क्योंकि अगर अदालतें ओनरशिप ही नहीं लेती, किसी को सजा ही नहीं देती, तो फिर डर किस चीज़ का? अब इसी तरह ये चीज़ चलती जो बीमारी है काफ़ी ऊपर तब कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गई है। ये भी फैसला जिसका आप खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि ऐसा होगा, तो ये टेस्ट केस कोई बनाना नहीं चाहिए। देखिए सर, असल में हमारे जो लीगल जो आपके साथ फ्रेटर्निटी के हमारे दोस्त हरन साहब ठीक रखते हैं या नजीब अयूबी साहब बैठे हुए हैं जी, हम बखूबी जानते हैं कि पार्लियामेंट की कोई हैसियत ही नहीं है। हम बखूबी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं है। हम समझते हैं कि सियासी जमातों की कोई अहमियत किसी किस्म की प्रॉक्सी भी नहीं है ये लोग। तो इस वक्त हुकूमत जो है इनडायरेक्ट हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, जहां इक़्तिदार, जहां से सारी इक़्तिदार के चश्मे फूट रहे हैं, वो तो सर किसी की बात सुनने के लिए सब तैयार नहीं है। नहीं, लेकिन आज एक कॉलम लिखा गया, कुछ लोग जिनको ज़ाहिर कॉलमिस्ट बड़े बड़े अच्छे कॉलमिस्ट हैं और आप भी लिखते हैं, कराची से लिखे जाते हैं, कुछ लोग हैं जो लिखते हैं, लेकिन जो उनके जो मखसूस हैं उनमें से भी एक बड़े सीनियर ने लिखा है कि ख़ासुल ख़ास का नया लफ्ज़ ईजाद किया है कि इन फैसलों से और मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी से, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा,
वो भी काफ़ी इस मामले को देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून सब पार्टियों से हाथ मिलाने के लिए मुज़ाकरात कभी कुछ करना चाहती है, लेकिन सारा तो क्रिटिसाइज लोग हमें कर रहे हैं, वो बुरा भला हमें कह रहे हैं, तो ये कुछ नहीं कर रहे, ना डिलीवर कर रहे हैं। सर अगर आप इजाज़त दें मैं अर्ज करना चाहूँगा सर, मुस्लिम लीग नून जो है सर वो पंजाब में उसी तरह डिजॉल्व हो गई है जैसे पीपल्स पार्टी जो है वो मुख्तलिफ सूबों के अंदर खत्म हुई है। सिंध में भी वाजबी सी है, बहरहाल इसमें बहस एक रहनी चाहिए। ये सिर्फ मामला ना अदालती है, ना ये पॉलिटिकल है, ना ये लीगल है। आपका सिस्टेमिक कोलैप्स टोटल मौजूद है और वो सिस्टेमिक कोलैप्स पूरी दुनिया आपको कह रही है कि खुदारा आप एक न्यूक्लियर पावर हैं, इसे आप अपने आप को संभालने की कोशिश करें। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, जो हमारे 5-10 आदमी फैसला करने वाले हैं जी जी, वो कहते हैं कि जी जो हम कह रहे हैं वो 100% ठीक है, सही। और जहां वो फैसले होते हैं वहां क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अब जमात इस्लामी क्या करेगी या अदलिया क्या करेगी? आप मुझे फरमा दीजिए एक बात साहब कि भुट्टो साहब की अभी इन्होंने फरमाया, हमारे मोहतरम इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब ने जो खासुल खास हैं कि जनाब ये फैसला गलत हुआ था, बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन क्या वो ये नहीं कह सकते थे कुछ कोर्ट्स की, मैं आपको मिसाल भी दे सकता हूँ अमेरिकन कोर्ट्स की, कि जो बंदे इसके रिस्पॉन्सिबल थे उनको कब्रों से निकाल के उनके ढांचों को फांसी दी जाए? बिल्कुल ठीक है। क्या ये नहीं कह सकते थे? वो नहीं कहा उन्होंने बिल्कुल अनाउंस दिया, यानी एक वर्बल ऑर्डर कर दिया, और वो वर्बल ऑर्डर जो है वो वर्बल कह रहा हूं मैं, एक ऑर्डर कर दिया जिसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। अमली सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूँ। सबको पता है भुट्टो को जो है वो अदालती कत्ल किया गया, सबको पता है। अच्छा, फिर लंबे लंबे खत लिखने अपनी राय मुझे समझ लगी कि अगर कोई जज है वो फैसला करता है या नहीं करता, वो राय क्या देता है, राय क्या होती है सर, ये दरअसल बता दें। उसमें खास लफ्ज़ लिखा गया कि चीफ जस्टिस की राय है। सर मैं एक अर्ज करूँ, आप मुझे दुनिया का एक सोबर मुल्क बता दें, सिविलाइज्ड मुल्क, जिसमें पाकिस्तान की अदालतों के जो जजेस के फैसले हैं वो बतौर प्रेसिडेंट्स पेश किए जाते हों। एक मुल्क बता दें आप, श्रीलंका बता दें आप, अफ्रीका का कोई मुल्क बता दें जिसके अंदर पाकिस्तान जो। अच्छा, ये जमात इस्लामी, राव साहब, जमात इस्लामी जो है ज़ाहिर इनका एक मुतालबा बड़ी देर का मुतालबा मुतनासिब नुमाइंदगी है, तो ये एक दिल को तो लगती है बात कि ज़ाहिर है वो भी मुख्तलिफ अगर फॉलोइंग रखने वाली कुछ ऐसी पार्टियाँ भी होती हैं जिनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो डायरेक्टली इस सिस्टम के तहत अवामी नुमाइंदगी में नहीं कामयाब हो सकते। तो वाई नॉट के इसको टेस्ट किया जाए, ये निज़ाम को। आप देखें उनकी आवाज़ भी होती है, प्रोटेस्ट भी करते हैं, और इस वक्त भी उनका एक अच्छी आवाज़ सुन रहे हैं हम। देखिए मैं सर ये गुजारिश करूंगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट का जमात इस्लामी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, वो तो एक मुकम्मल एक, अगर आप याद रखें तो असर खान साहब ने 70 में ये बात की थी, इफ यू रिमेंबर इट। ये तो बहुत लोग बहुत बार कह चुके हैं, लेकिन मुझे जमात इस्लामी से ये उम्मीद थी, इसमें से अच्छे लोग मौजूद हैं जो यकसुई से गुज़िश्ता 10 साल के अंदर कोई पोजीशन लेते। लेकिन हुआ ये कि हाफिज जो नईम साहब नहीं हाफिज नईम साहब नहीं, जो हुसैन अहमद साहब, जी जी, काजी हुसैन अहमद साहब जी, काजी हुसैन अहमद साहब के बाद उस कद काठ का बंदा जमात का बन नहीं सका, सदर चीफ नहीं बन सका है, जो भी कहलाते हैं ये अमीर जमात इस्लामी, अमीर जमात इस्लामी। तो अब मसला ये है कि उस कद काठ पे जब आप नहीं पहुंचते तो डिसीजन मेकिंग भी आपकी काफी डिफेक्टिव या नॉन प्रोग्रेसिव हो जाती है। जमात इस्लामी साहब इनसे पूछेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद आते हैं। गुलाम अहमद साहब आपसे सवाल करेंगे, ये जो इद्दत केस है तो इस पर हम नाज़रीन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक इस पर बात करेंगे, और पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे।
ये हल साहब मेरे साथ हैं? जी मैं साथ हूँ। और साहब ये बताइए पहले तो, क्योंकि बात हमने करनी है इद्दत केस पर, लेकिन थोड़ा सा इससे पहले ज़रा जो सबका हमारा ये प्रोग्राम में बात चल रही थी, राव साहब बात कर रहे थे, आप क्या समझते हैं कि ये जो इंडिविजुअल पिटिशंस हैं रिव्यू के लिए जाएंगी, ये फुल बेंच सुनेगा उसी तरह या फिर छोटे बेंच बन सकते हैं? नहीं देखिए, रिव्यू जो है वो सेम बेंच के सामने लगता है और वही बेंच होता है, जितने बेंच में पहले उसमें मेंबर होते हैं वही सुनते हैं। रिव्यू में कोई वो और मेंबर नहीं होते, ना कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं, सेम बेंच के सामने जाता है। अच्छा, बातें हैं इद्दत केस की तरफ। और इसमें एक और बात इकबाल साहब, कि इसमें कामयाबी के चांस ना होने के बराबर होते हैं। रिव्यू में भी वही फैसला आता है जो पहले फैसला आया हो। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें की जा सकती हैं, क्योंकि इस वक्त हुकूमत क्या काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में कोई कानून साजी भी कर सकती है या आईनी तरमीम की ज़रूरत होगी? देखिए, अब तो जो फैसला आ चुका है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, अब जो है कोई भी आईनी तरमीम जो है नहीं हो सकती, क्योंकि आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत होती है और वो जो है किसी पार्टी के पास भी नहीं है, ना तो हुकूमती पार्टी के पास तो नहीं है। तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी जो है वो अब ना होने की वजह से अब कोई आईनी अमेंडमेंट जो है वो नहीं हो सकती। ठीक। अच्छा, अब इद्दत केस की तरफ आते हैं। ये ज़ाहिर है, ये तो आपके नोटिस में है कि पूरी मुस्लिम जो ममालिक हैं उनमें ये पहला केस है और इतना मैं समझ बेहयाई वाला केस है, जो तमाम टीवी चैनल और ख़ुद अदालत में मौजूद वकला, उनको सुनने वाले जो साइलीन होते हैं, और फिर उस पर तबसरे कालम और ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया देख रही है कि कौन सा मैकेनिज़्म किया जाए कि औरत की इस्मत को यानी बिल्कुल ही बचाया जाए कि सरे बाज़ार रुस्वा ना किया जाए। मगर चल रहा है केस, और यह कि जज साहब का जो फैसला आ जाए, इसके बाद कितनी मंजिलें हैं, क्योंकि रुकने वाली बात तो शायद ना हो। देखिए, ये इद्दत केस जो है एक शर्मनाक केस था और इद्दत केस जो है एक जेल साजी और गलीज सोच पे मबनी जो है ये केस था। और ऐसे केस जो हैं पाकिस्तानी तारीख में सियासी इंजीनियरिंग और इंतकाम लेने के लिए, किसी को इबरत का निशान बनाने के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। ये केस पाकिस्तानी तारीख और इसकी अदालती तारीख जो है, सियासी कानूनी और रवायती तारीख जो है, उसमें एक स्याह केस के तौर पे याद रखा जाएगा। और मैं समझता हूं कि सियासत में इस हद तक नहीं गिर जाना चाहिए कि आप ऐसे शर्मनाक केस बनाएं। और मैं उस आदमी को जिसने ये केस बनाने का सोचा, उसको मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मोहसिन समझता हूं, क्योंकि जब ये केस बना और फिर उस पर फैसला आया, आप 100 इख्तलाफ करें, बुशरा बीबी से इख्तलाफ करें, आप इमरान खान से इख्तलाफ करें, लेकिन ऐसा केस बनाने से पीटीआई के लिए जो हमदर्दियां हैं वो बहुत बढ़ गई। जो मुखालफीन थे उन्होंने भी पीटीआई के लिए हमदर्दियां अपनी जाहिर की, और इस केस से पीटीआई को इतना फायदा हुआ है और उसकी मकबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जो इस वक्त हुकूमत में थे, चले वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते, कह सकते हैं कि ये जो कम्युनिटी 52% कम्युनिटी पाकिस्तान की जो यानी हमारी ख़वातीन हैं, वो सब के लिए मैं समझता हूँ ये केस एक बड़ा दिल दुखा देने वाला केस जो चलता रहा है। लेकिन आगे ये क्या करेंगे, क्योंकि रुकने वाली बात तो नहीं, फिर अपील करेंगे, ये क्या कहाँ जाएंगे? देखिए, अपील में आज फैसला आया, चूंकि इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने बुशरा बीबी और इमरान खान को कन्विक्शन की थी, उन्होंने सजा दी थी। उसके बाद अपील में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने ये जो है वो फैसला सेट साइड कर दिया, मुअत्तल कर दिया और दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया। इकबाल साहब, ये केस ये था कि खावर मानेका ने ये नुक्ता उठाया था कि मेरे रजू करने का जो राइट है वो खत्म हुआ है, इन्फ्रिंज हुआ है, तो लिहाजा मैं अपनी बीवी से, जो उनकी साबका बीवी है बुशरा बीबी, उससे मैं रजू नहीं कर सका। अब देखें, ये 2018 में जो है वो शादी होती है इमरान खान और बुशरा बीबी की, और 2023 में जाके वो केस फाइल कर रहे हैं, और 6 साल बाद, 6 साल की मुद्दत के बाद जो है वो अपने रजू का राइट कहते हैं वो क्लेम कर रहे हैं। इसी बुनियाद पे जो है अदालत ने अपील में वो ट्रायल कोर्ट का फैसला जो है वो सेट साइड कर दिया
कि आप 6 साल जो है कहां सोए रहे हैं। अगर आपका कोई राइट बनता भी था तो आपको जो इद्दत का पीरियड है उसके दौरान आना चाहिए था, तो फिर आप 6 साल बाद क्यों आए हैं? तो मैं समझता हूं कि ये केस जो ये है साहब का ट्रायल कोर्ट के जज साहब को ये बात समझ नहीं लगी या वहां नुक्ता नहीं उठाया गया? इकबाल साहब देखें, सारी बातें उनके ज़हन में थी, चूंकि अदलिया जो है दबाव में फैसले देती है, उनको प्रेशराइज किया जाता है और किस तरह ये फैसले लिए जाते हैं, अदलिया के अंदर मुदाखलत की जाती है, फैसले कहीं और से लिखे हुए आते हैं, सिर्फ वहां पे अदालतों में बैठ के जो है अनाउंसमेंट की जाती है। आपकी तरफ आते हैं अयूबी साहब, आप सुन रहे हैं? अच्छा, राव साहब लाइन पर हैं। राव साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? पहले कट गया था टेलीफोन आपका। जी जी जी। अच्छा राव साहब, चलो मान लिया कि नशिस्तें मिल जाती हैं पीटीआई को, लेकिन जो बानी पीटीआई इमरान खान हैं, उनके जो कह सकते हैं कि इस वक्त चेयरमैन तो अली गौहर साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी हम बानी ने चेयरमैन ने कहा है कि हम किसी के साथ भी पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। क्या इस मुल्क में सोलो फ्लाइट का कोई ख्वाहिशें होती हैं या दूसरे लोगों को भी नुमाइंदगी तो होती है? बेशक कोई भी आप नाम दे लें, पार्टियाँ छोटी बड़ी हो सकती हैं, कभी कम ज़्यादा वोट भी लिए जा सकते हैं, पार्टियों के में अप्स और डाउन भी आते रहते हैं। ये उनका मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है कि पावर शेयरिंग मैं नहीं करूँगा? देखिए, पार्टी चेयरमैन का जो फैसला है वो तो उनकी जमात का कोई आदमी उसे सपोर्ट करे या उसे नहीं, एज ए तज्जिया मैं ये समझता हूँ कि खान साहब की शख्सियत जो है उसमें ये बात बिन्हा है सामने, बल्कि अब तो सबके सामने आ गई है कि वो जितना दबाव उनके ऊपर होगा उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जाती है। अच्छा, अब वो दबाव के अंदर उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो अपने कार्ड्स खेल चुके हैं, और उन्होंने पहली बात जो कहा था कि जब हमसे पाला पड़ेगा तो पता चलेगा कि ये बंदे क्या हैं। अच्छा, हर रवा जो जुल्म है वो हर जुल्म रवा रखा गया और उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अवाम की अक्सरियत भी उनके साथ है। उसकी रीजन तो बैक गवर्नेंस है ना मौजूदा हुकूमत की, महंगाई है और उनकी अपनी। देखिए, नहीं, ये मैं इतनी बात सादा नहीं है इकबाल साहब, इतनी बात बिल्कुल सादा नहीं है। लोग जो हैं गांव में जो हैं, जिनको हम समझते थे जी इन तक खबर बाद में पहुंचती है, उनके पास भी सियासी शऊर इतना मजबूत है कि वो मतलब जिस भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो आपको बता देते हैं कि जी फलां सियासी रहनुमा ठीक है, अपना गलत है। खान साहब की तो ताकत ही यही है कि वो यील्ड नहीं कर रहे, और जब वो नॉन यील्डिंग बिल्कुल यानी वो एक सख्त रवैया रखते हैं तो अवाम जो है वो एक लिहाज से उनके इस सख्त रवैये को अप्रिशिएट करती है, और वो चीज जो है वोट की फॉर्म में भी उनके सामने आई है। आप इलेक्शन देख लीजिए, ना निशान मौजूद है, कैंडिडेट भागे हुए हैं, 40-40 पर्चे हुए हैं। उसके बाद निशान देने वालों से भी मैं समझता हूँ कभी ना कभी तो पूछना चाहिए कि तुम जूते का निशान जैन कुरैशी को दिया कि तुम्हें कुछ शर्म नहीं आई? मुझे जाहिर है कि अगर शर्म की बात होती तो जितने खावर मानिका साहब ने बातें की हैं आके और अपने नौकरों से करवाई हैं, मेरी उनकी फैमिली मेंबर से बात हुई है, आप यकीन करें खावर मानिका साहब के जो फैमिली के लोग हैं जी जी वो उनसे कदा ताल्लुक कर चुके हैं। आपने बहुत अच्छी फैमिली है, गुलाम मानिका के वालिद बड़े कमाल है, रजा बड़ा प्यारा बंदा है इसका भाई जो है। सर अच्छे लोग हैं, लेकिन खावर मानिका साहब ने जिस भी दबाव के अंदर, मतलब क्या हो जाता, 2 साल कैद हो जाते, 3 साल कैद हो जाते, काट लेते, क्या फर्क आ गया था। लेकिन सर एक मैं अर्ज करूं, और आप भी इस चीज को जानते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे कुर्सी पे मौजूद थे तो खावर मानिका ने कितने हजारों लोगों के काम करवाए हैं। पता है जी, हम आप भी जानते हो इस इलाके को, मैं भी जानता हूँ। और सर एक और बात है कि कोई काम मुफ्त नहीं करवाया। तो उस जमाने में भी करप्ट था जिसका कस्टम में लगा हुआ था। सर करप्ट 3 आदमी, मतलब खान साहब की हुकूमत के अंदर मैं तो इसे जानता हूँ, जब इंस्पेक्टर था फिर कलेक्टर कस्टम बना। जरा सर अयूबी साहब को थोड़ा सा पूछ लेते हैं कराची के मतलब। अयूबी साहब आप बताइए, अब सूरत आ रही है कि राव साहब ने ये कहा कि
जमात इस्लामी को लीडरशिप का थोड़ा सा बुरान का सामना है। लेकिन एक चीज़ तो मुझे भी पता है, शुरू से हम चल रहे हैं इकट्ठे ही, आपकी पार्टी में जब कोई बंदा ज़्यादा अमीर हो जाता है तो वो फ़ौरन नून लीग में चला जाता है या अलग कारोबार कर लेता है। ये कोई क्या फिनम, क्या मसला है? ये मसला है आप पूछ रहे हैं? जी 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 जो साहब, आप जमात इस्लामी में अव्वल तो ये है कि ये मिडिल क्लास लोगों की जमात है। हाँ जी, ये इलेक्टेबल्स की जमात नहीं है। ऐसा ही ये पैसे बना के जो लोग आए हुए हैं ये उनकी जमात नहीं है। ऐसा ही। और ये जो आपने बात की है ये तो मेरे लिए एक अचंभा सा लग रही है कि जो अमीर हो जाता है वो कहीं और चला जाता है। अच्छा, इक्का दुक्का मिसालें तो किसी न किसी जगह हो सकती हैं, लेकिन बैठिए तो मजमूई ये सवाल तो एक अजीब सा सवाल है। लेकिन हाफिज साहब की जो बात है हाँ। उसमें 2-3 बातें काबिल जिक्र है। जी जी। पहली बात तो यह है कि अदालत ने जो भी फैसला दिया है उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन की हैसियत का तयन किया जाना चाहिए जी, जो अहम तरीन बात है। नहीं आपकी तरफ मुतालबा भी आपकी तरफ से आया। और हाफिज साहब ने मुतनासिब नुमाइंदगी की बात की है। दुनिया के बेशतर ममालिक में ये मॉडल सही तरीके से काम कर रहा है और अवाम की जेन्युइन राय सामने आती है और पार्टी को उसके मंशूर की बुनियाद पे वोट मिलते हैं। यहाँ पर इलेक्टेबल्स को जिताने की जो साजिशें होती है उसका कला कमा करने के लिए मुतनासिब नुमाइंदगी से बेहतर कोई सिस्टम नहीं है। और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में इसका मॉडल कामयाबी के साथ चल रहा है। हाफिज साहब ने धरने की बात की है, उसको डिस्कशन में लाना चाहिए कि सारी सियासी जमातें तो मुंह में लड्डू डाल के बैठी हुई हैं और इस वक्त अवाम का जो हाल हुआ हुआ है कि वो एक बिजली के बिल को लेके खुदकशियां कर रहे हैं, अपने घर की अशिया फरोख्त कर रहे हैं और IMF के दबाव में IMF की बनाई हुई फॉर्म 47 की हुकूमत ने अवाम के साथ जो कुछ कर दिया है, तो ये एक बहुत बड़ी तहरीक बन रही है जिसको पहले तो सिर्फ पंजाब और KPK की हद तक रखा गया था, कुछ डिवीजन की हद तक, लेकिन अब ये कॉल पूरे पाकिस्तान में अवाम की तर्जुमानी। यूबी साहब ये शक नहीं है कि आपने एक ऐसे मसले पर भी जो पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी ने उठाया, आप इस्लामाबाद में बैठे रहे, सूरत हाल तो हम ये देख रहे थे, लेकिन वजह यह है कि आप अवामी मसाइल को बाकायदा उजागर करते हैं, तो वाई नॉट आप ऐसी और दूसरी जो पार्टियों के साथ कोई लाइक माइंडेड आपका कोई अलायंस बन सकता है या बना रहे हैं आप? देखिए, अपोजिशन से और तमाम जमातों से राब्ते रखना ये एक सियासी दानिशमंदी है और राब्ते रहते हैं और जमात इस्लामी ने कभी भी कोई दरवाजा बंद नहीं किया है गुफ्तगू का। लेकिन जमात इस्लामी अपनी पार्टी लाइन तो वजह करेगी ना। हमने ठीक है इस वक्त किसी से इत्तेहाद नहीं किया, लेकिन हम आवाम के साथ इत्तेहाद बना चुके हैं। अच्छा, आप चूंकि आप एक खास ऐसी जमात इस्लामी, नाम भी इस्लामी है, ये इद्दत केस के मतलब जरा अपना पॉइंट है वो दे दें, टाइम हमारे पास जरा शार्ट है। देखिए, इस पे उलमा गुफ्तगू कर सकते हैं, इस पे अदालत ने अपना एक फैसला दे दिया है। अब मैं वो उस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा कि खबर वानिका साहब ने अपने खानगी मसाइल को किस तरीके से पेश किया है और ये टीवी है, इसको सारी फैमिली देखती है, तो इन मामलात को इस तरीके से जो है वो पब्लिक की जीनत बनाना ये मुनासिब नहीं है। अदालत ने जो भी फैसला किया है उसने चीजें देखी होंगी और इसमें तो हमारे उलमाए किराम ने अपनी राय देनी होती है और वो एक अलग मसला है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। ठीक है हर साहब, 1 मिनट आपके पास है कि क्योंकि मैंने स्टॉक एक्सचेंज का राव साहब से पूछना है, तो अब ये बताइए कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? इधर से टेक्निकल जी मैं सुन रहा हूँ। तो ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में सबको पता है कि हालात कैसे हैं, कितने 100 यानी बिलियन कर्जा लिया गया, तो हालात नीचे ठीक नहीं हो रहे, तो ये हुकूमत की कारकर्दगी के मतलब आपकी कम्युनिटी जो है वो किस तरह सोचती है? ये जो सोलर का अब शुरू हो गया। जी जी इकबाल साहब मुझे सुनिए। हाँ जी बात करें आप। जी इकबाल साहब, देखिए अदलिया ने हमेशा आइन और कानून की आज़ादी के लिए काम किया है और बार एसोसिएशन ने हमेशा जो है आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए और जमहूरियत के लिए काम किया है और बार हमेशा जो है ये अपना किरदार जो है वो निभाती रहेगी। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ज़रूर मुश्किल हालात हैं, कुछ बार में डिवीजन भी है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ठीक है। बार एसोसिएशन जो है इस मुल्क के लिए आइन और कानून के लिए, आवाम के लिए और जमहूरियत के लिए जो है अपना किरदार अदा करेंगे। ठीक और ठीक है सर साहब, थैंक यू। और राव साहब
जी जी। ये स्टॉक एक्सचेंज का क्या है, इसके पीछे कौन होता है, ये क्या है? जब पाकिस्तान की इकानमी का इससे क्या तल्लक है? नीचे तो आपके सामने है हालात, तो स्टॉक एक्सचेंज कभी बढ़ जाती है, एक मिनटों सेकंडों में 76,000 का वो टारगेट पूरा कर लेती है, कहाँ छूटती है 58,000 से? सर असल में ये दुखती रग है बहुत लोगों की। हाँ जी। ये गुर्गे जहां दीदा जो लोग हैं ना जी, ये माफिया है 5 से 6 आदमियों की, जिसमें ज्यादातर कराची के अंदर बैठे हुए हैं। और माशाल्लाह इस वक्त जो हमारे पंजाब से शायद अब तो खैर वजीर खजाना नहीं है, पता नहीं क्या है आजकल वो, उनका भी असर इसमें काफी है। तो ये टोटल सिट्टा है। अच्छा। और ये सिट्टा, ये मुल्क की तरक्की से इसका कोई तल्लक नहीं है सर इकोनॉमी आपकी जमीन पे लेटी हुई है। और आप स्टॉक एक्सचेंज आपका हवाई जहाज पे फिर रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है? ऐसा ही देखिए, अगर अमेरिकन इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो स्टॉक एक्सचेंज उसका स्टेबल है। अगर इंडिया के पास 700 बिलियन रिजर्व्स आ गए हैं तो उनका स्टॉक एक्सचेंज बिलियन ठीक जा रहा है। हमारे यहाँ इकोनॉमी लेटी हुई है, बैठी हुई है, तकरीबन खत्म शुद वाली बात है। तो सिट्टेबाज जो है सर, वो पैसा यहाँ लगवा रहे हैं लोगों का। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और पैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया जी। सूरत हाल इस वक्त ये है कि हम भी पूछते रहते थे कि ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है। आवाम को तो कुछ नीचे किसी किस्म की आसानी नहीं मिल रही, और स्टॉक एक्सचेंज आसमानों से बातें कर रहा है। मुल्क की इकानमी का इससे क्या तल्लक है? कुछ लोग कहते हैं कि ये चंद लोगों का, सिट्टेबाजों का ग्रोह है जो एक फेक किस्म की सिचुएशन में चलता रहता है। पाकिस्तानी अवाम के मसाइल का शायद उससे कोई तल्लक नहीं है, वो तो जो है वो आपको नज़र आ रहा है। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।